साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों आज हम राष्ट्रवाद की अवधारणा क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद के विभिन्न पहलू क्या हैं, आज इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। साथियों आप किसी भी स्ट्रीम से पढ़ रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ रहे हो, साइंस के स्टूडेंट हो या फिर आर्ट के स्टूडेंट हो, आप सभी को राष्ट्र के अंदर रहने वाले प्रत्येक वयस्क नागरिकों को राष्ट्रवाद की बात जाननी परम आवश्यक है। आज जानेंगे कि राष्ट्रवाद क्या है। साथियों एक निश्चित भौगोलिक सीमा के भीतर रहने वाले एक जन समूह को ही हम राष्ट्र कहते हैं, जिसकी एक पहचान होती है। किसी निश्चित भौगोलिक सीमा के अंदर, जैसे कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर के कामरूप तक, जितना भी भारत हमारा आज समृद्ध और विस्तार युक्त है, उसमें रहने वाला प्रत्येक नागरिक हमारे राष्ट्र का हिस्सा है और उसी को हम राष्ट्र कहते हैं। साथियों राष्ट्र लोगों का ऐसा स्थायी समूह है जिसके बीच सांस्कृतिक यानी कल्चरल, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक धार्मिक संबंध न केवल उपस्थित होते हैं वरन वे उनको एकजुट भी करते हैं। जैसे सांस्कृतिक, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां हमारे देश में हैं, विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक विचार हमारे चिंतकों के सामने रहते हैं, अनेक प्रकार के आर्थिक संबंध हैं, अनेक प्रकार के धार्मिक संबंध हैं और इन सभी को जो बातें एकजुट करती हैं, जोड़ती हैं, वही राष्ट्र के लोगों का स्थायी समूह है। साथियों ब्रिटिश साम्राज्यवादियों से संघर्ष में भी भारतीय राष्ट्रीयता का यही विकास हम देखते हैं। आज़ादी के लंबे कालखंड के बाद आज़ादी कैसे प्राप्त हुई, आज़ादी के अगर हम लंबे पीरियड को देखें, हम ये जानेंगे कि किस प्रकार राष्ट्रवाद के विचार ने, राष्ट्रीयता के विचार ने हमें आज़ादी दिलाई, हमें गुलामी के जंजीरों से मुक्त करने में एक विचार दिया। और इस प्रकार से जो भाषा, धर्म और क्षेत्र के बंधनों से मिलकर अनेक भाषा, अनेक धर्म, अनेक बंधन, इन सभी से निकल करके राष्ट्रवाद एकजुट हुआ, राष्ट्र के लोग एकजुट हुए और हमें इस प्रकार से लोकतंत्र में आकर के अपना जीवन समृद्ध रूप से जीने के लिए एक विचार मिला। राष्ट्र भूखंड भी होता है, लेकिन यह भूखंड मात्र नहीं होता। राष्ट्र से अर्थ उसके नागरिक, उसके लोग होते हैं। जब विश्व में आज ग्लोबल विलेज की परिकल्पना की ओर हम बढ़ रहे हैं, ग्लोबल विलेज, तब हमारे देश में राष्ट्रवाद की बहस को प्रमुखता दी जा रही है। पहले जेएनयू विवाद और बाद में भारत माता की जय का मामला राष्ट्रवाद के विचार को, राष्ट्रवाद की बातों को जानने के लिए और भी प्रेरित करता है। इन पर हो रही राजनीति के बाद बहस होने लगी कि राष्ट्रवाद क्या है तथा आम लोगों से इसका संबंध किस स्तर तक होना चाहिए। साथियों भारत का राष्ट्रवाद किसी एक धर्म, भाषा, संस्कृति या राजनीतिक सोच से तय नहीं किया जा सकता। भारत में राष्ट्रवाद का विमर्श भारतीय संविधान के अनुरूप होना चाहिए। हमारे संविधान की प्रस्तावना, अगर आप संविधान की प्रस्तावना को उठाकर देखिए, हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना यह कहती है, हम भारत के लोग, यानी भारत की बात भारत के लोगों से शुरू होती है और इसलिए भारत में राष्ट्रवाद का विमर्श भारतीय संविधान के अनुरूप होना चाहिए। भारत का राष्ट्रवाद जर्मनी की तरह नहीं है, जिसमें एक देश, एक नेता, एक सोच की बात की जा रही थी। हमारा राष्ट्रवाद इस प्रकार का कतई नहीं है और इस प्रकार से इसे तय करना खतरनाक हो सकता है। हमारा राष्ट्र पश्चिमी राष्ट्रों की भांति अचानक किसी युद्ध अथवा क्रांति के परिणाम स्वरूप नहीं उत्पन्न हुआ है। हमारा राष्ट्र आज़ादी के एक लंबे कालखंड के बाद एक लंबे समय से
शांतिपूर्ण संघर्ष करते करते यह राष्ट्र उभरा है। इसलिए विविधता ही हमारे देश का पहचान है और गौरव भी है। भारत एक सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता वाला एक प्रमुख देश है। राष्ट्रवाद अर्थात राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना का विकास किसी भी देश के नागरिकों के लिए एकजुटता के लिए बहुत ही आवश्यक है। यह राष्ट्रवाद ही है कि देश के नागरिक अपने देश के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। आप अगर अपने बाप से पूछेंगे, यानी अपने दादाजी से पूछेंगे, तो बताएंगे कि 1962, 1965, 1971 की युद्ध में किस प्रकार हमारे पुरखे, हमारे दादा लोग, जब उन्हें बुलाया जाता था, आर्मी कैंप लगते थे कि आपको सेना में भर्ती होना है, तो वे लोग पूरी बिना किसी हिचक के चले जाते थे कि आज ये वक्त आ गया है कि अपनी मातृभूमि के लिए हम कुछ कर सकते हैं। हर नौजवान उस समय देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तैयार हो जाता था, और यही राष्ट्रवाद की भावना है जो हमें बड़ा सा बड़ा भी त्याग करना पड़े उसके लिए प्रेरित कर देती है। और हमारे यहाँ तो सदा से ये रीत चली आई है कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम विचार रहे न रहे। इस तर्ज पर हमारे विचारक, हमारे मनीषी आगे बढ़े हैं। साथियों, भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण को हराने के पश्चात श्री लक्ष्मण जी से कहा था कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जननी हमारी मातृभूमि, हमारी जन्मभूमि, इसका स्थान स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, स्वर्ग से भी महान है। आप कहीं पर भी चले जाइए, आपको वो सुकून नहीं मिलेगा जो सुकून अपने घर में मिलेगा, अपनी माटी में मिलेगा। आप कहीं भी चले जाइए, आपको वो प्यार नहीं मिलेगा जो प्यार आपको अपनी मातृभूमि में मिलेगा। महाराणा प्रताप युद्ध के मैदान में जब जाते थे तो मेवाड़ की धरती को, मेवाड़ की माटी को अपने अंगोछे में बांध लेते थे और तिलक लगाकर जाते थे कि आज अपनी माटी के लिए लड़ना है। और यही राष्ट्रवाद की प्रेरणा है। साथियों, यह राष्ट्रवाद की ही भावना थी जिसने कठिन संघर्षों एवं असंख्य बलिदानों को देकर अंग्रेजों से भारत को आज़ादी मिल पाई। हमें इस तरीके से राष्ट्रवाद की भावना को बनाए रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आज भी भारत को अलगाववादी शक्तियों से राष्ट्रीय सुरक्षा व एकता के लिए खतरा है। और एक उदाहरण भी मैं आपको देता हूं, अभिव्यक्ति बनाम स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम राष्ट्रवाद, ये मुद्दा भी अभी कुछ समय पहले बहुत चर्चा में था। जब जेएनयू के कुछ छात्रों ने अफजल गुरु व मकबूल भट्ट की फांसी पर विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान जम्मू कश्मीर को भारत से अलग होने की मांग की और भारत के साथ भारत के विरोध में नारे लगाए, ऐसे लोगों को आईपीसी एक्ट के तहत तुरंत गिरफ्तार किया गया और इन पर कार्यवाही की गई। ये तो हुआ, लेकिन ये लोग दलीलें क्या दे रहे थे कि ये कह रहे थे कि संविधान ने हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है, बोलने की आज़ादी दी है, तो हमने जो है कह दिया, इसमें क्या गलत किया। तो उन लोगों को ये सुनना चाहिए, उन्हें ये जानना चाहिए कि हमारा संविधान संप्रभुता व भारत की अखंडता के खिलाफ कृत्यों आज के आधार पर भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है। हमारा संविधान इस प्रकार से बोलने की आज़ादी नहीं देता जो राष्ट्र की एकता और अखंडता के खिलाफ हो। और इसलिए उन्होंने न सिर्फ राष्ट्र का अपमान किया, बल्कि महामहिम राष्ट्रपति का अपमान किया, महामहिम कोर्ट का अपमान किया। ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए और ऐसे लोगों को कठोर सजा मिलनी चाहिए,
ताकि हमारे देश में अलगाव, इस प्रकार के अलगाववादी प्रवृत्ति के लोग के मन में कभी भी ऐसे विचार ना आए। साथियों, एक विवाद और है जो इसी एक विवाद जब जो है भारत माता की जय के नारे को राष्ट्रवाद के रूप में देखा जा रहा था और ये बात कहा जा रहा था कि आप भारत माता की जय बोलिए। भारत माता की जय बोलने में आपका कोई जो है परेशानी का विषय नहीं है, ये तो हमारे आज़ादी का नारा है। तो साथियों, सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आखिर भारत माता का मतलब क्या है। तो भारत माता का मतलब है यहाँ की माटी, यहाँ का जल, यहाँ की नहरें, यहाँ का पहाड़, यहाँ की तलहटियाँ, यहाँ के वृक्ष, यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ के जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं और यहाँ के लोग, ये सभी मिल करके भारत माता का निर्माण करते हैं। भारत माता जिस मिट्टी में रह करके, जिस मिट्टी का अन्न हमने खाया, जिस मिट्टी में रह करके जिसका जल हमने पिया, जिस मिट्टी में रह करके जिसका वायु हमने ग्रहण करके अपने जीवन को आगे बढ़ाया, जिससे हमने हमारे शरीर को पल्लवित और पोषित किया है, वही भारत माता है, वही जगत जननी है। और इसलिए भारत माता की जय बोलने में अगर कोई संकोच कर रहा है, इससे बड़ी शर्म की बात और कुछ हो ही नहीं सकती। और इसलिए जब भारत माता की जय बोलने के लिए कहा जा रहा था, तो हमारे हैदराबाद के एक सांसद हैं ओवैसी, वो कह रहे थे कि अगर गले पे छुरी भी लगा दोगे, कटार भी लगा दोगे, तो भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। साथियों, भारत के मुसलमानों को तय करना चाहिए, क्या आप इनके साथ खड़े होंगे? क्या ऐसे लोगों को आप सराहना देंगे? क्या भारत माता की जय, जो आजादी के दीवानों ने हंसते हंसते भारत माता की जय का नारा लगा के फांसी के तख्त को चूम गए, ऐसे नारे को अपमान करेंगे क्या? भारत माता की जय का अपमान देश का अपमान है। और इसलिए इस विषय पर जो विवाद उठे, भारत माता की जय किसी भी प्रकार से हर व्यक्ति को लगाना चाहिए और हर व्यक्ति को भारत माता की जय कहने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। ये तो गौरव का विषय है। और इसलिए देश के मुसलमानों के ऊपर ये जो है जिस प्रकार से आज उठाए जाते हैं, राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति मुसलमानों के अंदर भी है। हमने देखा था कि किस प्रकार वीर अब्दुल हमीद ने पाकिस्तानी टैंकों को उड़ा दिया था, अपने शरीर को सर्वस्व न्यौछावर करके टैंकों को उड़ा दिया था ताकि भारतीय सेना आगे बढ़ सके। हमें ऐसे मुसलमानों की ज़रूरत है। ऐसे मुसलमानों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जो हिंदुस्तान का नमक खा करके पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, पाकिस्तान का जय घोष करते हैं। ऐसे मुसलमानों को कतई ज़रूरत नहीं। ऐसे मुसलमानों की ज़रूरत है जो इस माटी में रह करके देश के लिए योगदान दें। हमें राष्ट्रपति अब्दुल कलाम चाहिए, हमें मिसाइल मैन चाहिए, हमें खान अब्दुल गफ्फार खान चाहिए, हमें जो है अबुल कलाम आज़ाद चाहिए, जो देश की आज़ादी के लिए योगदान देते थे और योगदान दिए। और इसलिए हमें इसमें भारत माता की जय के नारे में लगाने में किसी भी प्रकार से संकोच नहीं होना चाहिए। ये तो गौरव का विषय है। साथियों, एक विषय और है जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पहली बात, अंध राष्ट्रवाद और आक्रामक राष्ट्रवाद जो नस्लवाद की ओर ले जाता है, ये देश के लिए खतरा है। हमें इस मानसिक सोच से भी बचना है। उग्र राष्ट्रवाद भी देश के लिए खतरा है। अगर मैं आक्रामक राष्ट्रवाद की बात करूं जो नस्लवाद की ओर ले जाता है, तो हिटलर का उदाहरण सबसे पहले सामने आता है। कारण ये है कि उसने नस्लवाद के नाम पर अनेक लाखों यहूदियों को बंद कमरे में गैस के चैम्बर में छोड़ दिया और वो घुट घुट कर अपने जान दे दिए। और इस प्रकार ऐसे आतताइयों का इतिहास, ऐसे आतताइयों की विचारधारा, ऐसे आतताइयों की सोच
किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है। और इसलिए हमें अंध राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद और आक्रामक राष्ट्रवाद, इन सब से बचने और सतर्क होने की जरूरत है। साथियों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद ने भी परिभाषित किया, अनेक विद्वानों ने राष्ट्रवाद की बात को परिभाषित किया। राष्ट्रवाद देश को जोड़ता है। राष्ट्रवाद धार्मिक, भाषाई, सांस्कृतिक आधार की विविधता को एक साथ चलने के लिए प्रेरणा देता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस मार्ग पर आगे बढ़ता है। और इसलिए अंत में कहूँगा कि शुद्ध देशभक्ति के अर्थ में राष्ट्रवाद मानवता और दुनिया के लिए वरदान साबित होगा, वरदान साबित होगा। धन्यवाद। जय हिंद।